नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बिहार में चुनावी बयार है, वादों और इरादों की बहार है, नीतीश कुमार भी है, लेकिन योगी और शाह की हुंकार है, और राहुल और तेजस्वी की बिहारियों को पुकार भी है। पुकार अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने राज्य की तरक्की और बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए माताओं बहनों से भी पुकार इस बात की कि वह अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं कि नहीं। पुकार जीविका दीदियों से भी कि तेजस्वी को मौका दिया तो उन्हें परमानेंट करेंगे। पुकार युवाओं से राहुल गांधी की हवाला नालंदा विश्वविद्यालय का, जिसे यूपीए की गवर्नमेंट में पहले जैसा स्वरूप लौटाने की पहल की गई थी। विजन मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार का। सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी राहुल ने मजबूती से रखा और वोट चोरी के नैरेटिव को भी पकड़े रहे। यूथ को आगाह किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह वोट चोरी मत होने देना, वरना आपका भविष्य चोरी हो जाएगा। एनडीए की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के चुनावी दंगल में धमाकेदार एंट्री तो पहले ही कर दी थी। आज विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथ लिया। योगी ने मंदिर के मुद्दे को यह कहते हुए उभारा कि सपा ने, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। सिवान की चुनावी सभा में योगी ने महागठबंधन के प्रत्याशी ओसामा शहाब को भी तंज कसा कि उनके नाम से ही पता चल जाता है कि काम कैसा होगा। उनके अब्बा मरहूम शहाबुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कहकर बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की। बक्सर समेत योगी की चुनावी सभाओं में मंदिर, ताड़का सुबाहु, विश्वामित्र और राम के जिक्र के सहारे महागठबंधन पर योगी आदित्यनाथ ने धावा बोला। बुलडोजर मुसलमान भ्रष्टाचार फोकस रहा तो अमित शाह ने भी मिथिलांचल में दरभंगा में सीता मैया के मंदिर के मुद्दे को उभारा और कहा कि 850 करोड़ से सीता माता के मंदिर का शिलान्यास उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कर दिया है। बेहतरीन भव्य मंदिर यहां भी बनेगा। शाह कहते हैं कि अयोध्या में राम और मिथिला में सीता का भव्य मंदिर बनाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा कि एनडीए मंदिर, मुस्लिम, जंगल राज और महागठबंधन बुनियादी मुद्दों के इर्द गिर्द इस चुनाव को केंद्रित रखना चाहते हैं। तो आज मंथन में भी हम इसी पर बात करेंगे, मंदिर वर्सेस मुद्दे, और इसी पर हम आज मंथन करेंगे। जब तेजस्वी 59 दिनों के बाद राहुल गांधी की बिहार के चुनावी दंगल में एंट्री हुई। वो गायब थे, कोई कह रहा था रूठ गए, कोई कह रहा था राहुल ने दूरी बना ली, तरह तरह की चर्चाएं। लेकिन आज मुजफ्फरनगर की मंच पर साझा रैली राहुल और तेजस्वी ने करके खम ठोका, दम ठोका। राहुल ने वो मुद्दे उठाए जो बिहार के मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, वोट चोरी का मसला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए। वादा किया कि महागठबंधन सरकार में आएगा तो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी वो बनाएंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप तरक्की कर सकते हैं। तो महागठबंधन के नेताओं ने, तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी का प्रण है, उम्र कच्ची है लेकिन जबान पक्की है। सवाल यही है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, इन्होंने उन मुद्दों की बात की जो आम आदमी के मुद्दे हैं। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, कार्रवाई, सुनवाई, ये एजेंडा है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भी घसीटा और कहा कि उन्होंने दिल्ली में एक साफ पानी का बिस्लरी वाला तालाब बनवा लिया था छठ पूजा के लिए। जब बवंडर मचा तो वो गए नहीं, ऐसी आस्था है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर आप वोट देने को तैयार हो जाएं तो मोदी जी मंच पर डांस भी कर देंगे। खैर, ये उनका तरीका है। पार्टी आड़े हाथों लिया एक
ऐसे नेता के लिए उनकी ये जुबान बोल रही है जिनका विश्व लोहा मानता है। खैर, इसके बाद छठ मैया के अपमान और मोदी के अपमान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के चुनाव में उछाल दिया, लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों पर अड़े हैं। वो कह रहे जनगणना से ही तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। एक बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव ने ये बात कह दी कि अगर नीतीश कुमार को 4 बार मौका मिला है, उन्हें एक बार मौका देकर देखो, निराश नहीं होगे। अगली छठ जो बाहर लोग हैं यहीं मनाएंगे, बिहार के हर परिवार के पास सरकारी नौकरी होगी। तो एक तरफ मुद्दे हैं, दूसरी तरफ धर्म है, मंदिर है, भ्रष्टाचार है, हिंदू मुसलमान का भी मुद्दा है। भाजपा अपने एजेंडे पर है और जो विपक्ष है वो भाजपा को इसी एजेंडे पर लाना चाहता है। दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, महंगाई, बेरोजगारी इस मुद्दे पर लाना चाहता है, नौकरी के मुद्दे पर लाना चाहता है। अमित शाह ने कहा कि जो गठबंधन के लोग हैं उन्हें कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण का अपमान किया। तो बीजेपी और महागठबंधन के बीच या एनडीए और महागठबंधन के बीच आज जबरदस्त वार पलटवार था। बिहार में राजनाथ सिंह भी थे, लेकिन उनकी आवाज शायद उतनी मजबूती से नहीं सुनाई दी दिल्ली तक, लेकिन अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के एजेंडे को खूब अच्छी तरीके से रखा। बक्सर की चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने ताड़का और सुबाहु की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि ऋषि विश्वामित्र और तमाम ऋषि इसी इलाके में रहते थे। ताड़का उनके यज्ञ को नष्ट कर देती थी, सुबाहु उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे। तो विश्वामित्र अयोध्या से राम को यहाँ लाए थे। ताड़का वध और सुबाहु वध की कहानी सुनाकर उन्होंने कहा कि सिर्फ चेहरे बदले हैं, चरित्र वही हैं, ताड़का भी हैं, सुबाहु भी हैं। इशारा महागठबंधन के नेताओं और उनकी तरफ था जिनको टिकट दिए गए। योगी ने कहा कि महागठबंधन ने ऐसे दुर्दांत अपराधियों को टिकट दे दिए हैं जिनका नाम ही बता देता है कि उनका काम क्या है। ओसामा साहबुद्दीन के बेटे का नाम है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, माफिया थे। लेकिन योगी कह रहे हैं कि परिवार पूरा अपराधी है, अपराधियों को गठबंधन टिकट दे रहा है। उलट के आरजेडी ने पूछा कि जेडीयू ने जिन सज्जन को टिकट दिया, अनंत सिंह, वो क्या किसी मठ के पीठाधीश्वर हैं, पुजारी हैं, क्या हैं? इसके बाद बिहार के चुनाव में एक अलग तरीके की रंगत देखने को मिली। लेकिन हम आज चर्चा करने वाले हैं इसी पर कि मुद्दे बनाम मंदिर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इससे पहले हम कुछ 4 बयान आपको दिखाते हैं, सुनिए। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना। अयोध्या में रामलला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। रामलला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं
पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बोले एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं, लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या? हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। तरफ नोटबंदी, बिहार के छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू कर दी, फिर 5-6 साल बाद बोलते हैं देखो भैया अब मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दूंगा, जीएसटी को कम करूंगा। 5 साल आपने, 7 साल आपने खून चूसा और फिर आप कहते हो कि दिवाली का तोहफा दूंगा। बिहार के युवाओं से कहते हो कि देखो हमने आपको कम रेट में डेटा दिया, मगर बिहार के युवाओं से आप यह नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी। जहां भी आप जाओ बिहार के लोग, बिहार के युवा आपको दिखाई देंगे। हिंदुस्तान में सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है, बिहार के युवाओं का हाथ उसमें होता है। 20 साल से आपकी सरकार आपको झूठे वायदे करती रहती है, मगर आपकी जो शिक्षा का सिस्टम है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं। जब भी एग्जाम होता है उससे पहले, एक दिन पहले, अमीर बच्चों को जिनके जान पहचान है उनको पेपर मिल जाता है। तो ज़बरदस्त तरीके से वार पलटवार प्रचार धुआंधार बिहार में किसकी सरकार, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज चर्चा, आज का दिन मंदिर वर्सेस मुद्दों पर रहा। राहुल गांधी की एंट्री हुई, चुनाव थोड़ा और गर्म हुआ। तेजस्वी यादव थोड़ा और दमखम के साथ में मैदान में आज नजर आए। ताबड़तोड़ 4-4, 5-5 सभाएं की और ज़बरदस्त तरीके से बिहार का चुनावी माहौल गर्म हो गया। हमारे साथ मेहमान आ गए हैं, राजेश झा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुष्कर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सहान परवेज आरजेडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आफताब जमील जेडीयू के नेता, प्रदीप झा बिहार से वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली से महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत राजेश जी से। राजेश जी,
20 साल इतनी शानदार, जानदार, जबरदस्त सरकार चलाने वाला आपका गठबंधन, उसके पास मंदिर के सिवा कोई मुद्दा ही नहीं है कि हमने ये मंदिर बनवा दिया है, हम ये मंदिर बनवाएंगे। लालू ने रथ यात्रा रोक दी थी और राम का रथ रोक दिया था, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, ताड़का सुबाहु, इसके अलावा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। 20 साल सरकार चलाने के बाद अभी ताड़का सुबाहु में ही आप लोग लटके हुए हैं। राजेश जी, देखिए, मुद्दा तो उनको ढूंढना है जिनको काम करना है। 20 साल से लगातार पार्टी को बिहार में स्पष्ट बहुमत मिलते हुए इतनी भारी सीट मिलती है हमेशा, तो काम किए होंगे तभी मिल रही है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। हमने पटना के मेट्रो भी बनवा दिया, एयरपोर्ट का लाइन लगा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया, किसान के जीवन स्तर को बढ़ा दिया, महिलाओं के लिए कर दिया, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया है। लेकिन हम तो आश्चर्य करते हैं जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि एक मौका दे दो, क्यों भीख मांगना पड़ रहा है? जब पिताजी को मौका मिला था तो पिताजी ने जो ये बोल रहे हैं कि हम पलायन नहीं होने देंगे, तो जो 15 साल का जंगल राज था, तो उस समय आपको पता है कि 90 के दशक में 2000 तक बिहार में सबसे ज्यादा पलायन का जो डेटा है वो वहीं पे है। आखिर क्यों लोग गए? क्योंकि आपने उनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिया। राजेश जी, अब ये बताइए कि आए कितने लोग वापस? 20 साल से आप हैं, कितने लोग वापस लेकर आप आए? गए तो मान लो कि लालू यादव की वजह से गए, लेकिन आपकी वजह से लौट कर नहीं आए ना। आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि 20 साल में वो लौट कर आए हो लोग। जरा ये भी डेटा बता दीजिएगा दर्शकों को। देखो, बोलने तो दीजिए कि ये पलायन हुआ किसको? 15 साल तक जंगल राज किए, क्यों लोग भागे? व्यापारी क्यों भागे? वो जातिगत जो लड़ाई लड़ी, फॉरवर्ड क्लास के, कई फॉरवर्ड क्लास के लोग वहां से व्यापार उपार समझ के दिल्ली से परमानेंट भाग गए। आप कहां से लाएंगे उनको वापस? आप किडनैपिंग करवाते थे। आप एक एक लोगों का डेटा सुबह में बना लेते थे, शाम तक किडनैपिंग करके उसको 4 दिन में उगाही करते थे। आप मांग रहे हैं, मौका मांग रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे आप पढ़ाई तो कर लेते, 9वीं पास हो जाते। आप बिहार के पढ़ाई लिखाई बात मत करिए, पढ़ाई लिखाई बात मत करिए, नहीं फिर डिग्री की बात आएगी, फिर आप लोगों के यहाँ की बात आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई की बात मत करिए, खाली अब चुनाव की बात करिए। इस वक्त पढ़ाई की बात करेंगे तो फिर डिग्री पूछी जाएगी ना बहुत सारे नेताओं की आपके यहाँ। फिर अगर हमने मंदिर बनवाई तो मंदिर को रोकना, रथ रोकने वाला जो व्यक्ति था उसको फिर से क्या? अरे भाई, आपके पास केवल मंदिर के सिवा कुछ नहीं है, मंदिर के सिवा कुछ नहीं है। अगर किसी का नाम ओसामा है तो वो क्या सारे जो हिंदुस्तान के सारे ओसामा नाम के बच्चे ओसामा बिन लादेन हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तान के जिनका नाम ओसामा है वो सारे ओसामा बिन लादेन हो जाएंगे? क्या तरीका है भाई? ऐसे चुनाव लड़ा जाता है? राहुल गांधी, मेरे को बताइए, राहुल गांधी आग लगाने का काम करते हैं, एसआईआर की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये तो मुद्दे हैं, सामाजिक चेतना है। एसआईआर में क्या आग लगेगी भाई? अगर हमको शक है कि राजेश झा ने कोई गड़बड़ी की है तो मैं उसकी जांच की मांग करूंगा, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, तो जांच करेंगे। तो उन्होंने बोला था ना, दिल्ली के अंदर प्रेस 400 मीडिया को बुलाया था और 400 मीडिया को एक बार बात पकड़ के नहीं, इस लोकतंत्र में 10 बार अगर कहा जाएगा तो 10 बार संस्थाओं को जवाब देना पड़ेगा। राजेश जी, जवाबदेही से बचने की जरूरत नहीं है। चलिए, आरजेडी की प्रवक्ता से जवाब लेते हैं। आपकी कर पड़ रही है, जहां से राजद कैंडिडेट खड़ा कर रहा है वहां से कांग्रेस खड़ा कर रही है, वहां से वीआईपी कैंडिडेट खड़ा कर रही है। आपको तो अच्छा ही है ना, आपके लिए तो अच्छा है राजेश जी, आप जीत जाएंगे चुनाव, सरकार बन जाएगी। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? 2-4 कैंडिडेट और खड़े करवा दीजिए, अर्जी फर्जी। और हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अरे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? जब वो 4 आपस में लड़ेंगे तो फायदा आप ही को होगा ना, फायदा आप ही को होगा राजेश जी। 59 दिन के बाद आप पटना पहुंचते हैं, 59 दिन के बाद बिहार पहुंचते हैं और फिर युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। हर जगह पर आप लोग डरे हुए हैं क्या? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह बोल रहे हैं, आप डरे हुए हैं क्या कि युवा भड़क जाएगा और आपको वोट नहीं देगा, इसलिए ये डर गए हैं क्या आप लोग? पता है, और मैं आप ही के चैनल से बता रहा हूं कि देखिएगा इस बार कहां पर जाता है। सारा चुनाव एक तरफा है। जरा दोनों सभाओं का एमबीएन सुन लीजिएगा, एमबीएन सुन लीजिएगा, सुनिए। गृह मंत्री जी की सभा का जरा एमबीएन सुन लीजिएगा। गृह मंत्री जी कहते रहे भाई बोलो, नहीं बोल रहा। अरे दाएं वाले बोलो, बाएं वाले बोलो, कोई बोले नहीं रहा। सुनिए ना, एमबीएन आता है अंदर से। की बात करते हैं, नौकरी रेलवे मिनिस्टर थे ना, जमीन लिखवा लिए।
जमीन लिखवा के ठीक इन्होंने है, नौकरी ठीक है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमको एक मौका दो, अगर मेरी परछाई भी अपराध करेगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं। जमीन तो सुधरने का मौका दोगे ना किसी को, सुधरने का मौका दोगे ना, कि जीवन भर जंगल राज करते रहोगे? सुधरने का मौका दोगे ना? पहले ही पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। वो भी ठीक है। सहान परवेज भाई, जंगल राज की जो छवि है आपकी, वो भारतीय जनता पार्टी उभरने नहीं देगी आपको। बोलिए। ये तो रोज हत्या जंगल राज बना के रख दिया है, क्या बात करते हैं आप? मुद्दा नहीं है, नॉन स्टॉप लाउड स्पीकर ऑन करके रखे से बात करिए, वो बताएंगे, उनके पास जवाब है। बोलिए। मंदिर की बात कर रहे हैं तो दर्द होता है, देखिए, 370 की बात करेंगे तो आपको पेट में दर्द उठेगा। नॉन स्टॉप तो बोलने देना पूरे समय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम चाइना को देखिए, मार के अरे ठीक है राजेश भाई, अब इनको बोलने दो, बोलने दो। पूरा लग रहा है सही है यार, ये इस तरीके से तो होता नहीं है ना दुर्गेंद्र। राजेश जी अब बोलने दीजिए, बोलिए। इस तरीके से होता नहीं है दुर्गेंद्र जी। सबसे पहली बात है, गृह मंत्री जी का जो बयान आपने चलाया, मैंने आपके भी स्क्रीन पे देखा, और मैं चाहता हूं कि उसको पुनः एक बार चला दीजिए। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, वर्ड टू वर्ड उन्होंने कहा है, जनता दल यूनाइटेड, जदयू, सपा और बसपा ने मंदिर नहीं बनने दिया। ये गृह मंत्री जी का भी आपके स्क्रीन पे ये बयान सुना है, मैंने भी सुना है। तो जदयू ने बनने नहीं दिया, और फिर करे नीतीश जी के साथ आपने 850 करोड़ का मंदिर का प्रस्ताव आपने लाया। अरे तो जबान कॉन्ट्रडिक्शन आपकी बातों में होता है। जबान बीच में नहीं बोली, आपको सुन रहे थे हम लोग आपको बहुत पेशेंट से सुन रहे थे। आप मुद्दा को, बात को सुनिए, दूसरे को भी सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। दूसरी बात आपने कही कि जहां तक मैं सनातन को जानता हूं, तो हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, उसमें हमने ये देखा है कि माता सीता के सामने जब भगवान राम को वनवास की बात कही गई और उनको वनवास भेजे जाना लगा, तो माता सीता ने उस समय भी भगवान राम का साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि मैं वनवास तक जाऊंगी, इस राज्य पाट को त्याग कर हम अपने पति देव के साथ वनवास तक जाएंगे। और आज ये चंद्र पॉलिटिकल पार्टी के नेता भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में बनाएंगे और माता सीता की मूर्ति मंदिर यहाँ बनाएंगे। मतलब इन लोगों ने भगवान को भी बांट देने का काम किया। जिस माता सीता ने अपने पति को जीवन में वनवास के समय भी नहीं छोड़ा, उसको ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात आप आ जाइए कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जहां बात कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर, अगर 20 साल में सरकार ने डेवलपमेंट किया है, तो आप उसको गिना दीजिए कि आपने डेवलपमेंट का कौन सा काम किया है। आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्ट होने का आरोप आपके नीति आयोग ने लगाया, जिसने कहा कि 72,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। आपकी नीति आयोग का रिपोर्ट ये कह रहा है कि बिहार में पलायन असीमित होता चला गया, पलायन रुक नहीं रहा है, और इनको अभी भाजपा के प्रवक्ता को ये नहीं पता है कि फॉरवर्ड बिजनेसमैन पलायन कर गया, उसको पलायन नहीं माइग्रेशन कहते हैं। आज मेरी कंपनी यहाँ है पटना में, उसका हेडक्वार्टर हम दुबई में बना ले, कैलिफोर्निया में बना ले, उसको आप पलायन नहीं कह सकते। पलायन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे हमारे रोजगार को लेकर, काम को लेकर बिहार में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, 10,000 15,000 की नौकरी दिल्ली में कर रहे हैं और उनका 12-13,000 रुपया खर्चा हो जा रहा है, तो उसको पलायन बोलते हैं। तो पलायन को और माइग्रेशन का अंतर भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि हम पलायन का जब मामला आता है, अभी छठ बीता है, सुनिए ना सर, 9वीं फेल 5वीं फेल प्रधानमंत्री आपके हैं, 7वीं फेल सम्राट प्रधानमंत्री प्रूफ कर दीजिए, हम तो प्रूफ कर देंगे। आपके प्रधानमंत्री 5वीं केजरीवाल की भाषा मत बोलिए। अरे भाई, आपके 5वीं फेल प्रधानमंत्री 9वीं 4थी 5वीं चक्कर मत पड़िए, डिबेट को आगे बढ़ाइए। डिग्री तो मैं दूसरे नेता के पास चला जाऊंगा। साइंस की आप तो डिग्री उग्री वाला सब एक्सपोज हो गया सबका, इसको चक्कर मत रहिए। अब राजनीति की बात करिए और जनता की बात करिए। बोलिए पॉलिटिकल साइंस, बोलिए। आप जब बात करें, आप एक डॉक्टर हैं, वही बात तो मुझे नहीं पता कि आप कौन वाले डॉक्टर, आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या आप सर्जन और वो वाले डॉक्टर है, मेडिकल के डॉक्टर है। अगर आपको पता होगा कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पूरे हिंदुस्तान में कोई डिग्री नहीं है। अरे भाई, हम मोदी की डिग्री पे चर्चा नहीं कर रहे भाई, हम आज बिहार की चर्चा कर रहे हैं। प्लीज डाइवर्ट मत करिए। तो दुर्गेंद्र जी, जहां पे हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगले छठ हम बिहारियों को उनके घर पे मनाने देंगे, हम प्रत्येक घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? हम कह रहे हैं बिजली फ्री होगी, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? आप 20 साल से सरकार चला रहे, अगर काउंटर कर सकते थे हमको, तो आप काउंटर करते, बिजली फ्री देते, यहाँ लोगों को रोजगार देते। यहाँ जहां हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि तीनों चीनी मिल को चालू करेंगे, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई?
क्यों दर्द हो रहा है आपके पेट में? अगर बिहार में विकास हो जाएगा तो क्या दर्द हो जाएगी आपके पेट में? और आप कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं सीएम का अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। बिहार में आकर ये गुजरात से तय करेंगे कि बिहार में सीएम की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, ये इनको बताना होगा। और ये बात करेंगे ओसामा साहब को लेकर, नाम से लेकर। ओसामा साहब के पिताजी को आपके प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया था, जो आज तक आपको आपकी सरकार ने सदन में अमित शाह जी आपको नहीं दिया है। और आप बात करेंगे ओसामा साहब का, अपॉर्चुनिटी ओसामा साहब के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी तेजस्वी यादव के लिए नहीं, अपॉर्चुनिटी केवल जय शाह के लिए होगा बीसीसीआई में, आईसीसीआई में। कंप्लीट करिए शान परवेज, ब्रेक पर जाना है मुझे। शान परवेज कंप्लीट करिए जल्दी से। आप, मैं वही बोल रहा हूं कि जहां एक प्रकार आपका जो एजेंडा है, आज बिहार की जनता देख रही है, जहां एक तरफ लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात होगी, दूसरी तरफ वहां पर धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी बातें हो रही है, एक समाज को टारगेट करने की बात हो रही है। उनके पास कुछ नहीं है, सरकार इनकी 20 साल से डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं कर सकते। अगर ये कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब, अगर कोई क्राइम है तो उनमें लैंड फॉर जॉब, अभी जो आपने अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भागलपुर में जमीन दे दिया, क्या वो क्राइम नहीं है? कौन से नियम के अंतर्गत आपने दिया, उसका उल्लेख कीजिए आप। वो बिहार की जनता क्या आपसे सवाल नहीं पूछेगी कि आपने अपने उद्योगपतियों को 1 रुपए प्रति एकड़, 1 रुपए प्रति एकड़, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन देने का कौन सा नियम, कौन सा प्रावधान? उससे बहुत सारे बिहारियों को नौकरी मिलेगी। नरेंद्र मोदी की जेब में पैसा थोड़ी चला जाएगा भाई। बिहारियों को नौकरी मिलेगी उससे। मैंने कहा तो भाई, आपने कहा 1 रुपए प्रति एकड़ किसी कंपनी को जो आप जमीन अलॉट कर रहे हैं उसके अंदर 60 गांठ नहीं है, समझ में नहीं आता। अरे नौकरी मिलेगी, नौकरी दिखाई दे रहा है, बिहारियों को नौकरी मिलेगी। जनहित में किया सरकार ने, जनहित में। जनहित माने बाबा आप कर रहे हैं तो जनहित में कर रहे हैं। और एक टेंडर हो गया जो क्राइटेरिया फुलफिल करके आ रहा था आईआरसीटीसी के होटल को लेकर, उसमें आपको लैंड फॉर जॉब दिखाई दे रहा है, जिसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि 95 लाख रुपए का घोटाला। 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन, जो हजारों बीघा जमीन आपने दे दिया, वहां आपको आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। 72,000 करोड़ रुपए सरकार मार के बैठ गई। ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ठीक है, शान परवेज और राजेश झा दोनों लोग अब विश्राम करिए, मैं एक अल्प विराम ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। जब तेजस्वी मंदिर बनाम मुद्दा, यह मुद्दे जो आम जनता के मुद्दे हैं। बिहार का चुनाव एनडीए और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज गर्म कर दिया। मंदिर, भ्रष्टाचार, ओसामा, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे जो उनके कोर मुद्दे होते हैं, जिसके जरिए वो एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ाते हैं चुनाव का, ध्रुवीकरण भी होता है। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और जो फ्री ब्रिज, ये इस एक तरीके से महागठबंधन ने अपने हथियार बनाए हैं। और महागठबंधन इस चुनाव को मुद्दों पर लाना चाहता है जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की बेहतरी के मुद्दे हैं। नौकरी का मुद्दा सबसे ज़्यादा केंद्र में आ चुका है बिहार के। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता आफ्ताब जमील साहब जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ जाएंगे। आफ्ताब साहब, आपके नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रदेश बनाया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनका काम है, सड़कें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी काम हुआ है। लेकिन आपके पूरे गठबंधन को अपने काम के दम पर वोट मांगने के बजाय लालू ने आडवाणी का रथ रोका था, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी थी, ये लाइन लेंथ बिगड़ के हो गई आपके गठबंधन के नेताओं को। कैसी बातें कर रहे हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो पैनल में जितने भी लोग आए हुए हैं हमारे, उन सबों को आदाब मेरे तरफ से। आदाब अर्ज है, बोलिए। और हम ये मानते हैं कि काम जो है इंसान का बोलता है। काम जब आप करेंगे तो आपका काम बोलेगा। माननीय नीतीश कुमार जब यूपीए में थे उस समय भी, और जब एनडीए में हैं अभी भी,
कभी भी अनर्गल कोई बयान वो नहीं देते हैं और अपने ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना। काम करते हैं और काम का रिवार्ड चाहते हैं। काम का रिवार्ड आपको मिलता है, जब आप काम करेंगे तो उसका रिवार्ड भी मिलेगा। अब बड़े बड़े घोषणा कर देने से नहीं होगा। जो घोषणा पत्र में माननीय नीतीश कुमार ने या एनडीए ने जिस समय अपना घोषणा पत्र में लिखा था, जो चीज आज हम लोगों ने उसको 100% करने का काम किया है। आप देख लीजिए दुर्गेंद्र भाई जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप मामूली नहीं हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आप देखिए कि मौलिक जो अधिकार है जनता का, बिल्कुल वो मौलिक अधिकार से पुरानी जितनी सरकारें थी उन लोगों ने उसको वंचित करने का काम किया था। लेकिन वर्तमान में जो एनडीए सरकार बिहार में है और विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल पटना का, पूरे बिहार के सर्वांगीण विकास किया है। और एक बात दुर्गेंद्र भाई मैं बोलना चाहता हूं जी जी कि माननीय नीतीश कुमार और जनता दल यू, हम इस पर विश्वास करते हैं कि हम किसी भी तरह की सांप्रदायिक बातों में या किसी भी तरह की उस तरह के जो मामलात हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं रहे और उनकी जो सोच रही वो विकास से संबंधित रही और सबों को लेकर के चलने का काम उन्होंने किया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करके दिखाने का काम किया है पूरे देश दुनिया में, ठीक है। आप इस बात को देखिएगा कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में माननीय नीतीश कुमार हैं, जो पूरी दुनिया को यह बताने का काम कर रहे हैं कि विकास कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होती है, मौलिक अधिकारों को किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण है माननीय नीतीश कुमार। ठीक है। सहान परवेश, केवल 5 सेकंड दूंगा। 2 मेहमान पौन घंटे से इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ 5 सेकंड जल्दी से बोल दीजिए जो बोल। बस 1-2 सवाल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बहुत लंबा सवाल नहीं, बहुत छोटा सवाल, जल्दी से बोलिए। आप कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की बात करते हैं, क्या आपके नेता नीतीश कुमार जी ने उस रथ यात्रा को रोकने का समर्थन नहीं किया था? दूसरी बात आप आ जाइए कि आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, ये कौन सा मौलिक अधिकार है जहां एक समाज को लगातार गाली दिया जाएगा? आपके मंत्री, आपके कैबिनेट के मंत्री, आपके सहयोगी दल के मंत्री एक समाज को लगातार गाली देने का काम करेंगे? ठीक है, सवाल हो गया। आफ्ताब साहब जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए, 2 सेकंड का, बोलिए। ये बात आपने बहुत माकूल बात किया है, लेकिन आप अपने भी लोगों का तो भर्सन देखिए। आप केवल दूसरे को देखिएगा कि उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, क्या कर दिया है लालू यादव ने, है? लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा ने क्या कर दिया था बिहार का हाल और यहाँ के मुसलमानों का? आप यदि मुसलमानों पर ही बात कर रहे हैं तो मैं भी उसी पर बात कर रहा हूं। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा सांप्रदायिक चीजों पे बहुत बात करने की स्थिति में नहीं रहता हूं, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की चर्चाओं में। तो बिल्कुल जो धरातल के मुद्दे हैं, ठीक है, हर दल का एक अपना एजेंडा है, उस तरीके से वो बात करते हैं। ठीक है जमील साहब, ठीक है। प्रदीप झा को चर्चा में शामिल करते हैं। प्रदीप झा, अभी ये चलता है, कितने मुसलमानों को आपने नौकरी से जोड़ने का काम? ठीक है आफ्ताब भाई, ये सवाल है, ये पूछेंगे, अभी सवाल है, ठीक है आफ्ताब भाई, ठीक है। प्रदीप झा, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि भाई हमको इस तरीके के मामला से, जो धार्मिक मामलात हैं, मंदिर मस्जिद है, ओसामा और लादेन है, इस तरीके के मुद्दों से हम लोग दूर रहते हैं, हम लोग का बहुत कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इन्हीं का एक पार्टनर इन्हीं मुद्दों पर बात करता है। और दूसरी तरफ महागठबंधन है, जो पूछते हैं कि भाई कोई विश्वविद्यालय बनाया है इस स्तर का, जो बच्चे कम से कम हार्वर्ड और इस तरह के जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा का हवाला भी दिया राहुल गांधी ने कि नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो दुनिया भर से लोग आते थे वहाँ पढ़ने लिखने। तो एक तरफ पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, इनकी बात हो रही है, और दूसरी तरफ वो कहने हैं कि हम राम का मंदिर बनाएं, सीता के भी बनाएंगे और आगे भी मंदिर बनाएंगे। नहीं ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, निश्चित रूप से मंदिर बनना चाहिए। प्रदीप झा से मेरा सवाल है, बोलिए। प्रदीप झा सुन पा रहे हैं?
दुर्गेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मुद्दे हैं, ये जितना आपने कहा ना कि मुद्दे वर्सेस मंदिर, ठीक है, तो मंदिर भी एक मुद्दा ही है। दरअसल आप अगर गौर से देखिए अगर, तो बिहार के अंदर जिस प्रकार की अभी, चाहे वो आरजेडी के मुद्दे उठाए गए मुद्दे हो, कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठा रही है, या जिन मुद्दों पर एनडीए चुनाव लड़ रही है, अगर गौर से आप देखेंगे तो केवल और केवल लड़ाई और जीत और हार निर्भर करती है विश्वसनीयता पर। नीतीश कुमार बार बार चुनाव जीत रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि उनका मुकाबला हर वक्त लालू यादव परिवार से होता है, ठीक है, क्योंकि बिहार के पास तीसरा विकल्प नहीं है। अगर तीसरा विकल्प होता, अगर निकलकर 20 वर्षों के अंदर आया होता, तो फिर नीतीश कुमार का सही मूल्यांकन हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य से जब तक मुकाबले में लालू परिवार के लोग होते हैं, तब नीतीश कुमार की जीत होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे लोकतंत्र का एक नियम है कि हम या तो सबसे बेहतर को चुनते हैं या सबसे कम खराब को चुनते हैं, ठीक है। तो इसी स्थिति में देखेंगे आप, नीतीश कुमार की जीत होती है। रही बात सांप्रदायिक होने की, तो सांप्रदायिकता से कंप्रोमाइज नीतीश कुमार ने कैसे नहीं किया, जो नीतीश कुमार कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उन्होंने पहली बार बीजेपी को छोड़ा था कि नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बन गए। और वैसे ही लालू प्रसाद के बारे में भी कहा जा सकता है। 1973 में लालू प्रसाद यादव जब पहली बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, तो एबीवीपी के सहयोग से बने, आरएसएस के सहयोग से बने। 1977 में लोकसभा का चुनाव लालू यादव ने जीता। किसके सहयोग से जीता था लालू प्रसाद यादव ने? 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने पहली बार। किसके सहयोग से सरकार चलाई थी? हाँ, ठीक है, राजनीति में मौका मिलता है, उनको मौका मिल गया। मुलायम सिंह यादव के साथ कंपटीशन था, लालू कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया। मैंने यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन बन गए लालू प्रसाद यादव, ये संयोग था उनके लिए। और जिस प्रकार की बातें आपको याद होगा नरेंद्र जी, और शहाबुद्दीन की चूंकि चर्चा हो रही है आज, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, शहाबुद्दीन ने एक बार कहा था नीतीश कुमार के बारे में, परिस्थितियों का मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये बात सच्चाई है कि नीतीश कुमार बिहार में परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, क्योंकि कोई बिहार में तीसरा विकल्प नहीं है। जब से नीतीश कुमार 94 से अलग हुए आरजेडी के साथ, तब से उनके समक्ष केवल और केवल विकल्प में राबड़ी देवी रही, या फिर राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव। तो मुकाबला जब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से होता रहा है, तो अब तक यही स्थिति रही है कि नीतीश कुमार जीतते रहे हैं। क्यों जीतते रहे, ये बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति तुलना करता है कि चलो यार बहुत काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। जो रोड बनना एकदम बंद था, वो रोड तो बनना शुरू हुआ। जो बिजली नहीं होती थी, वो बिजली तो आनी शुरू हुई कम से कम, ठीक है। डेवलपमेंट के जितने भी इंडेक्स है, उसमें आप किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार ने बहुत बुरा किया। अब नीतीश कुमार का वो क्रेज नहीं रहा जो 2005 से 10 के बीच में था। ठीक है, लेकिन आप नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार का शासनकाल, वो जो 15 साल का शासनकाल था लालू प्रसाद यादव का या राबड़ी देवी का, उससे आप तुलना नहीं कर सकते। कई गुना बेहतर स्थिति है। जहां तक पलायन की बात, बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, पलायन और माइग्रेशन क्या होता है अंतर, तो दोनों में अंतर तो स्पष्ट दिखाया ना। अगर आज बिहार का विद्यार्थी, मैं बता रहा हूँ, छोटा सा 8th 9th 10th का स्टूडेंट कोटा जाता है तैयारी करने के लिए, तो ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि बिहार का स्कूलिंग सिस्टम, यही बातें तो वो कह रहे हैं ना। एजुकेशन की बात प्रदीप झा एजुकेशन की बात एनडीए के लोग तो नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं महेंद्र सिंह की तरफ जाऊंगा। महेंद्र सिंह, अभी प्रदीप झा ने कहा कि भाई 9th 10th का बच्चा भी उसे बाहर जाना पड़ता है, तो अभी भी एजुकेशन की बात एनडीए के लोग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई राम का मंदिर बनाया, सीता जी का बना देंगे, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि भाई वो ओसामा नाम ही काफ़ी है, काम तो आपको पता ही होगा। तो क्या इस देश के सारे ओसामा नाम के बच्चे या जो बुजुर्ग सारे ओसामा बिन लादेन हैं क्या? इस तरीके की बातें, और विश्वविद्यालय की बात नहीं, अस्पताल की बात नहीं। महेंद्र सिंह जी, दुर्गेन जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, नेता है, इस तरीके की बातें करते हैं। जब हम बात करते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, भारत विकास कर रहा है, महाशक्ति बन रहा है, दुनिया को लीड करेगा, और उसी दौरान हम फिर ये हिंदू, मुसलमान, ओसामा और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। जनता को एक तरीके से कहा जाए तो मूर्ख बनाने वाली स्थिति में आ जाते हैं। हम लोग बिल्कुल सुधरने के लिए तैयार नहीं, मतलब हमारी जो लोग हैं वो सुधर रहे हैं,
लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संसाधनों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन उनको वहीं ले जाना चाह रहे हैं, उन्हीं उसी नरक में रखना चाह रहे हैं। महेंद्र आप सिंह, सोचिए रास्ता किसी भी सरल है ना महेंद्र सिंह, रास्ता बड़ा सरल है। विश्वविद्यालय बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, एजुकेशन एनवायरनमेंट बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए जबान हिलानी पड़ेगी, बस और क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, और उसके लिए आपके पास एक संजीदा सोच होनी चाहिए, आपके बात करने का एक तरीका होना। किसी नेता को आप देख के लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे होंगे, ये लोग अच्छे सलीके से बात करते होंगे? आप देखिए ना किस तरीके की बातें करते, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप सोचिए, अब बिहार एक शिक्षा का हब, बिहार के बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत आगे, बहुत तेज हैं। वो आके यूपी में, दिल्ली में, सब जगह आके पढ़ते हैं, क्योंकि बिहार में नहीं है पढ़ने की व्यवस्था। ठीक, वो दिल्ली में आते हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीजें उनको मिली और यहाँ पर सेटल हो गए। और उसके बाद ये सिलसिला लगातार, अब बेहतरी के लिए ये सिलसिला चलता है, किसी भी देश में चलता है, यहाँ भी चलता है, तमाम प्रदेशों के लोग दिल्ली आते हैं। ठीक है, लेकिन एक क्राइसिस ये है कि गुजरात लेबर हब नहीं बना, बिहार और पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश ये लेबर हब बन गए। यहां से पूरे देश को लेबर सप्लाई होता है। ये थोड़ा सा खराब बात है, क्योंकि यहां पर अगर ये मुद्दे उठाए हैं आज मुजफ्फरनगर में, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं कि भाई आप देश में कहीं चले जाओ, आपको जो सड़क बनाने वाला आदमी बिहार का मिलेगा, और वो कह रहे हैं कि जो जितनी मेधा बिहार में है वो कहीं नहीं है, लेकिन आपको स्कूलिंग के बाद कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए व्यवस्था नहीं है, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, दिक्कत है। तो इन पर कौन बात कर रहा है? मुझे तो लगता है बहुत कम लोग बात कर रहे हैं इस पर। बिल्कुल हब है, मजदूरों का हब है ये। झारखंड कोई जाना जाता है मजदूरों के नाम से, मुद्दे यही होने चाहिए। ठीक है जमील साहब बोलने दीजिए महेंद्र सिंह को, बोलिए महेंद्र सिंह। डेवलपमेंट के होने चाहिए मुद्दे, बेहतरी के होने चाहिए। मैं फिर मानता हूं नीतीश जी ने बहुत बेहतर काम किया है। अगर आप देखेंगे आज भी, भले बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में है, लेकिन बिहार की जो डेवलपमेंट ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो सबसे ऊपर हैं, सबसे तेज हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है हम उन्हीं मुद्दों में आ जाते हैं। नीतीश जी का कंपल्सन है, या पहले नीतीश जी ऐसा नहीं करते थे। आप देखेंगे जब नीतीश जी का दबाव था, प्रभुत्व था, बीजेपी कुछ नहीं बोल पाती थी। नीतीश जी अपनी टर्म्स कंडीशंस पे यहाँ पर चुनाव लड़ते थे और ये मुद्दे कभी नहीं उठते थे। बिहार कम से कम अछूता था, बिहार में हिंदू मुसलमान के नाम पर इस तरीके से नहीं होता था। अभी लेकिन धार्मिक उन्माद फैला के इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये भी दिखाता है कि नीतीश जी जितना धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, बीजेपी उनको ओवर पार करने की कोशिश कर रही है, और इस वजह से ये सारे मुद्दे आ रहे हैं। वरना आप अगर आंकड़े देखेंगे डेवलपमेंट के, तो आप 2005 से और अभी के आंकड़े, अगर 2025 के आंकड़े देखेंगे, तो बिहार डेवलपमेंट की ग्रोथ में जो परसेंटेज है उसमें सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी पिछड़ा है, यानी कि अभी बहुत काम करना बाकी है। शिक्षा के बजट में नीतीश कुमार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं बिहार में। जहां पर भी पैसा खर्च होता है, वो जिस सेक्टर में, उसमें शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर ये सब बने, लेकिन अभी आप सोचिए कि कितना काम करना बाकी है। अगर ये सारे नेता अगर इस एजेंडे को आगे बढ़ाए, ना कि ये ओसामा, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये मंदिर और ये मस्जिद, इसको छोड़ दें, मतलब बख्श दें। अब पक गई है जनता इस देश की। मतलब आप कितना पकाओगे इन सारे मुद्दों से लेकर के? आप बेरोजगारी दर, पूरे देश में बेरोजगारी दर, राहुल गांधी भले वहां कहते हो बिहार में जाके ये करना है, लेकिन तेलंगाना में क्या सब अच्छा चल रहा है? कर्नाटक में क्या सब अच्छा चल रहा है? हिमाचल में क्या सब अच्छा चल रहा है? नहीं चल रहा है अच्छा। तो ऐसा नहीं, वो भी वहां पर जाकर के वही चीजें कह रहे हैं एक तरीके से, कि किसी तरीके से वोट मिले उनको। बेहतरी के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, और बेहतरी के लिए कोई बात नहीं कर। अब जैसे तेजस्वी ने एक गुफा छोड़ा कि हर परिवार को एक आदमी को नौकरी देंगे। अब ये मतलब खुले आप इस तरीके से बातें, जो कि बेवकूफ बनाने वाली बातें कही जा सकती हैं। आप सोचिए कि वहां पर आबादी और परिवार 18 करोड़ 20 करोड़ की आबादी में परिवार, अगर आप देखेंगे 2-2.5 करोड़ के आसपास परिवार हैं वहां पर, और 11 लाख के आसपास अभी एम्प्लॉयज हैं बिहार में सरकार में।
उनको 12 लाख के आसपास करने की कोशिश चल रही, 12 साढ़े 12 लाख करने की कोशिश चल रही है। अब आप सोचिए कि 2.5 महेंद्र करोड़, जी आपका डेटा सही नहीं है। ये सरकार का डेटा है, आपको नहीं ये सरकार का डेटा है, मेरा डेटा नहीं, ये सरकार का डेटा है, ये आप नीति आयोग का डेटा है, आप पढ़ लीजिएगा, मेरा कोई डेटा नहीं है। हम पत्रकारों के पास कोई अपना डेटा नहीं होता, हम लोग सरकारी डेटा को ही लाते हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो आप हो सकता गलत हो, तो ये डेटा क्रॉस चेक कर सकते हैं, नीति आयोग का डेटा मैं कोट कर रहा हूं, वहां का डेटा। अब आप सोचिए कि कितनी, कोई भी सरकार नहीं दे सकती, किसी भी देश की सरकार नहीं दे पाती है सभी परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। नौकरी की बात कर सकते थे कि नौकरी मिलेगी, ये बात कर सकते थे, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा बन सकता है, हब बन सकता है बिहार सर्विस सेक्टर में, इसमें कहीं कोई दो राय। आईटी हब भी बन सकता है, एजुकेशन हब बन सकता है, सब बन सकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, आउटसोर्सिंग पे है, वो भी नौकरी होती है, उसके वेतनमान को और बढ़ाया जा सकता था। मतलब कहा है जीविका दीदियों को कहा कि 30,000 कर देंगे, ये बातें की हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो इस तरीके से मतलब जो कन्विंसिंग बात है वो कहना चाहिए। ऐसी बात नहीं कहो कि आपके लिए ही वो नुकसान करे। मैं कह रहा हूं कि ये तेजस्वी जी का ये बात ठीक है, वो रोजगार देना चाहे, उनकी मंशा ठीक है कि नौकरी देना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये पॉसिबल है? कभी भी ऐसे वादे मत करिए, ऐसे बीजेपी भी बहुत सारे ऐसे वादे कर रही है, ठीक है, कभी भी ऐसे वादे मत करिए। आज 2-3 लाख किसान सड़क पर है, आप देखिए आज की 2 दिनों से 2-2.5 लाख किसान सड़क पर है। वो कह रहे हैं हमारे कर्ज माफ का वादा किया था, नहीं पूरा कर रहे हैं, किसान सड़क पर है। तो इस तरह की स्थितियां आती हैं चुनाव के बाद महेंद्र सिंह। बिल्कुल, और दोगुनी हो जाएगी, इनकम दोगुनी हो जाएगी किसानों की, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल आप डिलीवर कर सकते हो वो कहो, और आगे का आप एक रोड मैप दीजिए जो प्रैक्टिकल हो, जो अप्रोच आपकी लगे कन्विंसिंग हो। लेकिन ये आप देखिए चुनाव आते हैं, अब आप चुनाव का माहौल, अभी ये खत्म होगा, आगे फिर चुनाव है, और ये पूरे साल हम लोग यही सुनते रहते हैं, ख्याली पुलाव, वादे वादे वादे, बेरोजगारी तब भी चरम पे है, आज भी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। नरेंद्र मोदी जी इसका समाधान कर देंगे, अब लग रहा है। एक देश एक चुनाव, तो हम लोग को एक बार में ही सब निपट जाना पड़ेगा। पुष्कर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, काफी देर से आ जा रहे हैं पुष्कर, अब स्थायी रूप से आ गए हैं। पुष्कर जी, राहुल गांधी 59 दिनों के बाद आज गए, बातें उन्होंने बढ़िया की, लेकिन महेंद्र सिंह ने सवाल उठाए कि क्या कर्नाटक में सब ठीक है, क्या तेलंगाना में सब ठीक है, जो आपने कहा था डिलीवर हो गया हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर सिंह, देखिए भैया, मैं पहले बिहार से हूँ, बिहार चुनाव सर पे है, और बिहार में आके राहुल जी ने अपनी बातें रखी हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी बातें पहले बिहार पे फोकस करना चाहूँगा। मैं बिहार का एक युवा हूँ, बिहार का किसान घर का एक बेटा हूँ। आज जो वस्तु स्थिति है किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की, जो वस्तु स्थिति है बिहार की, वो हर एक बिहारी देख रहा है, त्रस्त हो चुका है इस सरकार से। और रही बात कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, हमारी सरकार बाकी सरकारों से, जैसे पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर टू आज वर्क कर रही है। जैसे जाति जनगणना कराना, चाहे रोजगार पे काम करना, चाहे शिक्षा पे काम करना। आज बिहार की, जैसे महेंद्र जी ने कहा कि शिक्षा का बजट जो बिहार का है सबसे ज्यादा है। लेकिन दुर्गेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी किसी पंचायत का ही बच्चा हूं यहाँ बिहार का। आप मेरे पंचायत में आके देखना कि क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों की, क्या स्थिति है यहाँ रोजगार की। आज गांव मेरा भरा हुआ लग रहा है जब छठ पूजा है तो, और ये गांव आओगे ना 5 दिन बाद आना, 5 दिन बाद इस गांव में एक मर्द नहीं दिखते हैं भाई साहब। ऐसी स्थिति है हमारे गांवों की, हमारे शहरों की। और क्यों? क्योंकि बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को उनके उचित दाम नहीं मिल रहे। मैं भी केसीसी का धारक हूँ। केसीसी में हमारे आज तक जो फसल हुई उसके ऋण माफ नहीं किए गए। हमारा पिछला ये जो अभी धान की फसल कट रही है भाई साहब, पूरा धान डूब गया था पानी में, और धान हमारा पूरा खराब हो गया, पूरा धान खराब हो गया। लेकिन सरकार की तरफ से हमारे किसानों की सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। युवाओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, शिक्षा के जगत में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो हम यहाँ मंदिर के मुद्दे पे बैठे हैं भैया। घंटी बजाने से, अगर दुर्गेंद्र भाई, मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूं, अगर घंटी बजाने से अगर हमारा पेट भरता ना,
तो चलते हैं सब भाई, यहाँ जितने भी भाई बैठे और राजेश झा जी जो बोल रहे थे वो भी चले और घंटी बजाएं। डॉक्टरी अगर वो पीएचडी होल्डर है तो प्रोफेसर है तो अपनी वो रिटायरमेंट ले ले और चले हमारे साथ घंटी बजाते हैं, दोनों भाई का वहीं पे पेट भर जाएगा। भाई यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। सरकार का ये मोटिव होता है। अगर धर्म की बात करनी है तो मंदिर में हमारे पुजारी बात करेंगे, मस्जिद में मौलाना बात करेंगे। और कोई क्रिमिनल है, ओसामा साहब के शहाबुद्दीन साहब के बच्चे पर, ओसामा साहब पर टिप्पणी की गई है। भाई साहब मैं बता दूं, उनके पिता वालिद साहब क्या थे क्या नहीं थे वो महरूम हो गए, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा देख ले, उनका व्यवहार देख ले, और उस पर अगर ओसामा बिन लादेन से कंपेयर करना, वो भारत के निवासी हैं, भारत के बेटा है, बिहार के लाल हैं, और उनको कंपेयर करना ओसामा बिन लादेन से, एक आतंकवादी से, ये पूरी तरह देशद्रोह का मुकदमा बनता है हमारे गृह मंत्री पर। नहीं, योगी जी ने कहा भाई संशोधित कर लो। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी गृह मंत्री, सब तो साथ ही है ना भैया। ठीक है, कौन ठीक है, इस गंगा में कौन ठीक है, कौन सा चंगा? ठीक है। अब मेरे पास बहुत संक्षिप्त 1 मिनट है और मैं दोनों पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाना चाहूंगा, बल्कि तीनों। ठीक है पुष्कर भाई, डॉक्टर राजेश झा बहुत ही पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और लगभग कमोबेश सभी दलों में। राजेश जी, मोदी जी की तरह और सम्राट चौधरी नहीं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ। फिर वो अभी कहेंगे तेजस्वी, फिर मैं जाता ही नहीं। जो पढ़े लिखे जो हैं, और राजनीति के लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, समझ होनी चाहिए, कड़ा होना चाहिए। जिसको समझ हो, बहुत पढ़ा लिखा हो और मूर्खतापूर्ण बातें करे, मूर्खतापूर्ण निर्णय ले, तो वो आदमी पढ़ा लिखा हम नहीं कहते उसको। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन ठीक है, हर आदमी की परिस्थितियाँ होती हैं, नहीं ले पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती। डॉक्टर राजेश झा साहब, इन्होंने भी, पुष्कर जी ने कहा कि भाई घंटी बजाने से खाने को तो नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये आस्था का प्रश्न है, पंडित जी को बजाने दीजिए, हम भी हाथ जोड़ लेंगे प्रणाम करके, लेकिन इसी को मुद्दा बना देंगे। पढ़ाई लिखाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, बेरोजगारी, कार्रवाई, सुनवाई, ये सब गायब हो जाए तो कैसे काम चलेगा? राजेश जी। दुर्गेंद्र जी, देखिए, देश के आप एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और आपका काफी नाम है, अच्छा डिबेट कराते हैं, लेकिन साथ साथ ये बात है कि देखिए, मुद्दा तो सभी, सारे मुद्दे, और उस मुद्दा में हर दिन चुनाव में एक नए बात आती है। और ये भी हम एक काम कर रहे हैं, 550 साल से राम मंदिर का लंबित मामला था जो एनडीए सरकार में हुआ। सीता माता का मंदिर, अरे 1990 के पहले तो कांग्रेस ही शासन में थे ना। बिहार की बात कर रहा हूं, उसके बाद जंगल राज आया। शाम में, रात में बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को निकलना बिहार में कितना मुश्किल था। 5 बजे के बाद सब घर में होते थे, दिन में बोल देते थे कि निकल जाओ, बिहार छोड़ दो। ये भी बिहार ने देखा है। हम लोग निश्चित रूप से ये चुनाव में आए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने बोला समय कम है, हम बहुत भारी अंतर से जीत रहे हैं। इस पर कॉम्पिटिशन में ये लोग नहीं है, क्योंकि ये आपस में तालमेल नहीं कर रहे हैं, घर नहीं संभाल रहे हैं, भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारा मुद्दा स्पष्ट है, सुशासन की सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा सरकार बना रहे हैं, और मुद्दे हैं उस सभी पे काम करेंगे, और बिहार के जनता को पूरा भरोसा है एनडीए पे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आफ्ताब, ये जो पुष्कर सिंह की बात को हम फिर ले जाएंगे आपके पास, क्योंकि अभी राजेश झा ने कहा कि ठीक, वो भी मुद्दा है। इस तरह के मुद्दे जब आपका पार्टनर उठाता है तो आप असहज नहीं होते? दोनों चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक ही गठबंधन के, एक ही व्यक्ति के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं? मुश्किल नहीं आएगी आपको? ये हर बार की तरह सोच रहे हैं कि जनता नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग करके देखेगी और आपको जिता देगी? मैं आऊँगा, शाहान परवेज साहब, मैं आऊँगा आपके पास। जमील साहब बोलिए। जमील साहब लग रहा कि नेटवर्क गड़बड़ा गया। शाहान परवेज बोलिए जल्दी से। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उन्हें जंगल राज याद आ रहा है, उन्हें 15 साल का जंगल राज याद आ रहा है, उन्हें सदियों से शोषित वर्ग याद नहीं आ रहा है, जिसको आपने लगातार सदियों से शोषण किया, और जिसको आपने कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं दिया, जिसको आपने पढ़ने का अधिकार छीन लिया। वो करे अगड़े व्यापारी भाग गए, शाहान भाई, अगले वर्ग के व्यापारी भाग गए। आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, शोषितों की बात कर रहे हैं। गए, आज सारे व्यापारी यही हैं। कौन सा वर्ग भाग के चला गया था, उसका तो डेटा नहीं रिलीज हो जाता है ना। आज भी पटना के अंदर
सारे बड़े बड़े व्यापारी भरे हुए हैं। आज भी खेमका जी जैसी हत्या पहले नहीं होती थी। आज आपके राज्य में खेमका जी के जैसे गांधी मैदान के अंदर सामने से गोली मारा जा रहा है। पारस जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घर के अंदर गोली मारी जा रही है, घर के अंदर गोली मारी जा रही है। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, खत्म करिए प्लीज। आपकी पार्टी के अंदर चुनाव गए हुए हैं, मंजू वर्मा को आपने पुनः टिकट दे दिया, शान परवेज खत्म कीजिए जल्दी से। फिर आपने टिकट दे दिया, और इस प्रकार की आप रेपिस्टों को लाकर, राम रहीम जैसे रेपिस्ट को बार बार जेल से बाहर निकालकर आप चुनाव प्रचार में लगाते हैं। आसाराम भी आज आ गए 6 महीना में, 6 महीना के लिए आसाराम भी आ गए। आज रेपिस्टों की पार्टी ही है, आ गए। नहीं वो तो खैर कोर्ट ने किया, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी उसमें, लेकिन कोर्ट ने आसाराम को भी 6 महीने का जमानत दे दी। आज तो भूल गए जिसने 3000 से ज्यादा वीडियो इंटरनेट पे डाल रखे महिलाओं के, उन लोगों को उसका ठीक है प्रधानमंत्री ठीक है। महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी, एक छोटा सा जवाब राजेश झा, जल्दी से एक छोटा जवाब दीजिए 5 सेकंड का, फिर महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी खत्म कर देंगे। ठीक, देखिए, एक तो भाषा पे इनको कंट्रोल नहीं है, और जिन पार्टी के और जिन प्रवक्ता को भाषा पे कंट्रोल नहीं रहेगा, आपने रेपिस्टों से कराया चुनाव। अरे भाई लड़िए नहीं भाई, लड़िए नहीं। अच्छे आराम से बात करिए, लड़ने की जरूरत नहीं। नहीं दिया से दूर होने का आपने टिकट नहीं दिया है। ठीक है बोलिए, पुष्कर बोलिए। ठीक है, शान परवेज, राजेश झा, ठीक है, पुष्कर बोलिए जल्दी से। महेंद्र सिंह जल्दी, पुष्कर बोलने का मौका। अरे बोलिए भाई, पुष्कर भाई बोलिए। ठीक है, राजेश जी शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है राजेश जी, अरे आप गुस्साइए नहीं, आप कहाँ गुस्साते हैं। ठीक है, आप प्रोफेसर हैं, रहने दीजिए। इसीलिए बिहार की जनता आप लोगों को नौवीं फेल को बाहर रखती है सत्ता से। ठीक है, यही मंत्री बन गए, भाषा पे जांच होगी। अभी आप वाराणसी की सीट हारे हैं, बेईमानी से जीते हैं। अरे ठीक है भाई, सीटों पे चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी जल्दी से 5 सेकंड। आप घर नहीं संभाल पा रहे हैं, बताओ ना तेज प्रताप क्यों बोल रहा है? म्यूट कर दीजिए भाई, म्यूट कर दीजिए। महेंद्र सिंह बोलिए। यादव को बरूपिया तेज प्रताप दुर्गेन जी, इस बार चुनाव वाकई में बिहार का चुनाव कुछ बदलने वाला होगा निश्चित तौर पे। देखिए, अब अगर तेजस्वी की पार्टी जीतती और वो तो एक अलग, और अगर नीतीश कुमार दोबारा से आते हैं सत्ता में, वो गठबंधन जीतता है, तो भी एक दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के बाद उनकी कमान कौन संभालेगा। क्योंकि अभी तो बड़ी मुश्किल में, आज तो गृह मंत्री ने भी कह दिया नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, लेकिन चुनाव जीतते हैं तो क्या होगा ये देखने वाला दिलचस्प होगा। और अगर ये दूसरा गठबंधन जीतता है तो सरकार का परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तो दोनों तरह से एक दिलचस्प आपको चुनाव के बाद मिलेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, राजेश झा, पुष्कर, शान परवेज, डॉक्टर आफ्ताब जमील, प्रदीप झा और महेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, और अच्छी बात यह है कि महागठबंधन मुद्दे उठा रहा है, और मेरी अपील है एनडीए के लोगों से भी कि वही मुद्दों की बात करें, वे इस साल के अपने काम को बताएं जनता को, अच्छा रहेगा। जनता भी काम को देखकर वोट दे, ये जनता से अपील है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।